गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर 12 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है व्रत। और इसके लिए पहले हम देखेंगे कि व्रत क्या है। व्रत क्या होता है? एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु लेना है हमें, एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर के खींचा गया गोल घेरा क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। और ये जो निश्चित बिंदु होता है इसको हम बोलते हैं केंद्र बिंदु। और ये जो निश्चित दूरी लेते हैं इसको हम कहते हैं त्रिज्या। तो हमारे पास ये क्या है? केंद्र बिंदु। और ये क्या है? हमारे पास त्रिज्या है। अब त्रिज्या होती क्या है? केंद्र बिंदु को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? त्रिज्या होती है। और अगर हम लिखें कि परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा ये रेखा होती है। अगर इसका नाम ए बी दें तो इसका नाम होता है जीवा। परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? जीवा। और परिधि को परिधि से मिलाने वाली ऐसी रेखा जो केंद्र बिंदु से गुजरती है वो क्या होती है? वो होती है हमारे पास व्यास। ये केंद्र बिंदु से गुजर रही है, परिधि को परिधि से मिला रही है, तो ये क्या है? हमारे पास व्यास है। और व्यास जो है वो एक जीवा भी होती है। किसी भी वृत्त की जो व्यास है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा होती है। उसके बाद में हमारे पास अगर दो त्रिज्याओं को हम खींचें, कोई भी दो त्रिज्याएं अगर हम खींचते हैं तो हमारे पास जो ये भाग बन रहा है दो त्रिज्याओं और वृत्त के एक भाग से, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे चाप। क्या बोलेंगे? चाप। दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड। छोटा भाग है इसलिए इसको लघु त्रिज्याखंड बोल देते हैं। बड़ा भाग रह गया बाकी, जो कौन सा भाग? बी ए सी डी जो भाग है ये क्या है? ये है दीर्घ त्रिज्याखंड। और जो हमारे पास छोटा भाग है ये हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास लघु त्रिज्याखंड। तो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड कहलाता है। और वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। अब अगर ये 180 डिग्री से कम के कोण से बना है तो इसको क्या कहेंगे? लघु चाप। क्या कहेंगे? लघु चाप। तो इसको लिख देंगे लघु चाप। और जो 180 डिग्री से बड़ा भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ चाप। तो कौन सा है दीर्घ चाप? बी ए सी डी क्या है? दीर्घ चाप है। अब जो जीवा खींची है हमने, जीवा और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र ये कहलाता है वृत्तखंड। क्या कहलाता है? ये कहलाता है वृत्तखंड। और अगर ये हमारे पास छोटा भाग है तो इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। और जो बाकी भाग बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? बड़ा वृत्तखंड, क्योंकि वो भी क्या है? एक जीवा और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो हमारे पास क्या बनेगा? ये लघु वृत्तखंड बन जाएगा। अब ये जो वृत्त है इस समतल को ये तीन भागों में बांटता है। कौन कौन से? ये जो बीच वाली लाइन खींची है, जो परिधि खींची है, इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि, या इसका दूसरा नाम होता है परिसीमा। ये जो परिधि और परिसीमा खींची है ये इसके बाहर का भाग जो है इसको हम बोलते हैं बहिर्भाग। और जो इसके अंदर का भाग है उसको हम बोलते हैं अभ्यंतर। क्या बोलते हैं? अभ्यंतर। तो जो अंदर वाले जितने भी नाम हैं, जो भी हमने नाम दिए हैं, ये क्या हैं? इसके अभ्यंतर में स्थित हैं। क्या बनेगा हमारे पास? अभ्यंतर में। केंद्र बिंदु भी अभ्यंतर में है, त्रिज्या भी अभ्यंतर में है, व्यास भी अभ्यंतर में है, त्रिज्याखंड भी अभ्यंतर में है, वृत्तखंड भी अभ्यंतर में है, जीवा भी अभ्यंतर में है। और ये जो सीमा है, परिसीमा है, इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि। जो इसके बाहर वाला भाग है ये क्या है? इसका बहिर्भाग।
और जो हमारे पास चाप हैं ये कहाँ पे स्थित हैं, ये स्थित हैं इसकी परिसीमा पर, परिधि पर। तो ये कुछ बेसिक था वृत्त के लिए। अब हम जो 12.1 प्रश्नावली है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो इसी बेसिक के आधार पर डिपेंड करते हैं। तो मैं इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने क्या कहा है, वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है अभ्यंतर में या बहिर्भाग में। तो अंदर स्थित होता है केंद्र, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अभ्यंतर। तो पहले खालिस्तान में क्या आ गया, अभ्यंतर। दूसरा है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक होती है वृत्त के में स्थित होता है, अभ्यंतर में होता है या बहिर्भाग में, ये हमें बताना है। तो इसने कहा है कि एक वृत्त है और उस बिंदु को बताना है जो केंद्र से त्रिज्या से अधिक लंबा है। तो अधिक लंबा है त्रिज्या से, तो कहाँ होगा, वृत्त के बाहर। तो क्या होगा, बहिर्भाग। इसका आंसर क्या है, बहिर्भाग में। उसके बाद ये कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त की होती है, क्या होती है सबसे बड़ी जीवा, व्यास होती है। उसके बाद में एक चाप होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे होते हैं, तो हमें बताना है जब चाप के सिरे व्यास के सिरे हों तो वो क्या बनता है। तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास जैसे ये वृत्त है, यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम। अगर ये वृत्त है हमारे पास और एक व्यास खींचें तो ये जो चाप बनते हैं दोनों, इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों चापों को हम कहते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। क्योंकि इसने, इस व्यास ने इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया है, बराबर दो भागों में बांट दिया है। आधा वृत्त नीचे वाला है और आधा वृत्त ऊपर वाला है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। तो ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। उसके बाद में एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे भागों में विभाजित करता है। कितने भागों में विभाजित करता है, 3 भागों में। कौन कौन से, एक है हमारे पास अभ्यंतर, दूसरा है परिसीमा और तीसरा है हमारे पास बहिर्भाग। तो क्या है इसका आंसर, 3 भागों। तो मैं 12.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने क्या कहा है, सत्य और असत्य लिखिए, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। तो पहला इसमें दिया है केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। ये कह रहा है कि केंद्र को वृत्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु है उससे मिलाएं तो वो एक त्रिज्या होती है। तो इसके लिए हम डायग्राम बना के देख लेते हैं। वृत्त के केंद्र हैं, इस पर परिधि पर कोई बिंदु है, इसको मिलाएं तो ये क्या बनेगी, त्रिज्या बनेगी। तो ये क्या है, सत्य है। उसके बाद में दूसरा क्या है, एक वृत्त में समान लंबाई के चाप समान जीवाएं होती हैं। तो ये सही है, क्योंकि जब हम किसी वृत्त के लिए चाप बनाते हैं, दो बिंदुओं से चाप बनाते हैं, अगर उनको मिलाएंगे तो ये एक जीवा बनती है। अगर ये चाप बराबर हैं तो ये जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये क्या है, सत्य है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, सत्य है। उसके बाद में तीसरा दिया है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। तो जब हम इसे 3 बराबर भागों में बांटेंगे, जब हम इसे 3 बराबर भागों में बांटते हैं तो ये जो हमारे पास तीनों भाग बनते हैं ये कोण बनेंगे 120 डिग्री के। अब ये तीनों जो कोण हैं वो 120 डिग्री के हैं और दीर्घ चाप के लिए हमने क्या पढ़ा था कि कोण का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या है, असत्य है, तीनों ही लघु चाप हैं। उसके बाद में चौथा दिया है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास होती है। तो इसने कहा है कि एक जीवा जो परिधि को परिधि से मिलाती है और उसकी लंबाई जो है वो त्रिज्या से 2 गुनी होती है, वो क्या होती है, वृत्त का व्यास। इसका डायग्राम बना के देख लेंगे। तो हमारे पास एक जीवा, जीवा क्या होती है, परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा और त्रिज्या का 2 गुना, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो ये वृत्त का व्यास होती है। तो ये वृत्त का व्यास है, तो ये सत्य है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, लाइन सत्य है। उसके बाद में वृत्त एक समतलीय आकृति है, वृत्त समतल पर बनता है, तो समतलीय आकृति है तो ये भी क्या हो जाएगी, सत्य है। उसके बाद में एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं एक व्यास कहलाता है। ये असत्य है। ये कह किसके अकॉर्डिंग रहा है, 10वां जो हमने चैप्टर पढ़ा था बिंदु पथ के अकॉर्डिंग। ये कह रहा है कि एक बिंदु से
अचर दूरी पर बिंदुओं का जो समूह होता है वो व्यास होता है। व्यास नहीं होता है, ये क्या होता है, वृत्त होता है। तो ये क्या है, असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया है, वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। तो वह जीवा, जीवा क्या होती है, परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा। तो जो परिधि से परिधि पर मिलाने वाली रेखा होती है और उस पर केंद्र स्थित हो, इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, त्रिज्या नहीं बोलते हैं। तो ये क्या है, असत्य है। तो हमारा जो 12.1 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। ये कुछ थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे, उनको प्रूव करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।